पाठ क्रमांक 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। There are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. हम आखिर को शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the place they saw, the songs they sang. लोग कहाँ रहते थे? Where did people live? नर्मदा नदी, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुशल संग्राहक थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट, शिकार भी करते थे। नर्मदा रिवर, people have lived along the banks of this river for several 100,000 years. The earliest people who lived here were skilled gatherers. They collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle, and lived in villages. उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। The Garo hills to the northeast and the Vindhyachal in central India. These were some of the other areas where rice was first grown to the north of the Vindhyachal. सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। River Indus and its tributaries, about 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। The Ganga and its tributary called the Sun. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. प्राचीन समय में लोग यात्राएं क्यों करते थे? Why do people travel in ancient time?
कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या सूखे के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। People moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods or droughts. कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। Merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place. धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। Religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। Some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. वर्तमान में लोग यात्राएं क्यों करते हैं? Why do people travel in present time? वर्तमान समय में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवास, भ्रमण, खोज, सुरक्षा, बेहतर जीवन आदि के लिए यात्रा करते हैं। At present, people travel for education, health, employment, accommodation, tour, research, security, better lifestyle, etc. देश के नाम, नेम ऑफ द लैंड। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। The words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. अतीत के बारे में कैसे जानें? Finding out about the past. अतीत में लिखी गई पुस्तकों को हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। Books that were written long ago are called manuscripts. They were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। Often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं।
इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, languages used by ordinary people and Tamil. ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे। वे लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा-जोखा रखा करते थे। Kings got their orders inscribed. They kept records of victories in battle. कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। Things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth, to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. इतिहास के स्रोत का तात्पर्य पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों से है। Source of history refers to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। Historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our pasts. अतीत एक या अनेक, one past or many. अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। The past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens, the lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति-रिवाजों का पालन करते थे। People followed different practices and customs in different parts of the country. उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. हम शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे।
We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखाजोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives. तिथियों का मतलब what do dates mean? 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईपू ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC, before Christ, added on. कभी-कभी तुम तिथियों से पहले एनो डोमिनी हिंदी में ही लिखा होता है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words, Anno Domini, meaning in the year of the Lord, Christ. कभी-कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। Sometimes CE is used instead of AD and BC instead of BC. The letters CE stand for common era and BC for before common era. कभी-कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। Sometimes the letters BP meaning before present are used. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।